दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था। अभी तक लगभग मैंने ईवीएस के आपको 22 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए प्रीवियस ईयर के, और ये सीडीपी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर ईवीएस के भी और सीडीपी के भी सीरियल से देख पाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो 4 फरवरी 2023 की शिफ्ट को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हों, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। जो बच्चे हैं वो उनकी जो विभिन्न दरों पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो सही बात है, जो बच्चे होते हैं उनकी जो विकसित होने की जो दरें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दूसरा ऑप्शन है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, यानी जो हमारा विकास होता है वो एकदम क्रम से यानी सीक्वेंस से होता है। तो ये भी पॉइंट सही है। थर्ड ऑप्शन है आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारक है। क्या बोल रहा? जो आनुवांशिकता होता है वो विकास का एकमात्र कारण है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव सेंस दे रहा है। चौथा क्या ऑप्शन है? विकास निरंतर रूप से होता है। ये भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ए बी और डी तो सही है, यानी सही कौन नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यही हमारा क्या होगा? रॉन्ग आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बात किसकी हो रही? समस्या समाधान की। और समस्या समाधान किससे होगा? जो हमारा संज्ञान होगा, यानी जो भी हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। संज्ञान किससे रिलेटेड है? मेंटल एबिलिटी से, यानी संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक पक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो कथन क्या है? बच्चे केवल औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। और जो इसका कारण दिया गया है, बताया गया है कि बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया बच्चे केवल औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल और रीतियां ग्रहण करते हैं। मतलब केवल औपचारिक स्कूल द्वारा ही है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया होता है। तो ये भी गलत होगा, यानी जो इसका राइट आंसर होगा कि कारण और कथन दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है कि आर सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन हमारे तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज, यानी समाधान की वो खोज को ढूंढ रहा है। तो अगर समाधान की खोज को ढूंढेगा, यानी वो किसके लिए? संतुलन के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने कितने चरण दिए थे? 4 चरण दिए थे। संवेदीगामक, दूसरी कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
थर्ड अवस्था है मूर्त और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहा है कि जो बात किसकी हो रही, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तरह, यानी बच्चा जो है वो परिकल्पना कर पा रहा है और जो भी मतलब फार्मूला है उसके एकदम निष्कर्ष तक जा पा रहा है। तो वो किस अवस्था में होगा, यानी वो चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा, तभी तो इस प्रकार की उसकी अप्रोच है। तो यानी जो ये अवस्था होती है ये 11 से प्लस होती है, 11 से आप 16 कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। अब बात आती है अनैच्छिक सहज क्रियाएं क्या होती हैं। जैसे बालक के पास अगर हम कोई भी चीज़ लेकर जाते हैं तो बालक क्या करता है, उसको उठाएगा और सीधे अपने मुंह में उसको क्या करने लगता है, डालने लगता है। तो अनैच्छिक से फिर वो सीधे सीधे कहाँ पर जाने लगता है, ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है। तो ये किस अवस्था में होगा कि जब बालक किस अवस्था में होगा, जब पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था में होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक बताया था जिसमें बताया था हेंज की जो दुविधा से रिलेटेड पूरी इनकी एक कहानी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि बच्चा जो है वो कह रहा है कि उसको हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए था। तो अगर हम बात करें कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो तीसरा चरण है जिसमें उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सामाजिक अनुबंध और दूसरी है सार्वभौमिक नैतिकता में। जो सामाजिक अनुबंध है वो कहता है जो चोर होते हैं यानी वो मौसेरे भाई होते हैं। यानी अगर बालक कह रहा है कि उसको चुरा लेना चाहिए था तो वो किसकी बात कर रहा है, यानी बात तो यही हो गई कि चोर मौसेरे भाई। तो यानी ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की की अगर हम बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का भी सिद्धांत दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने ZPD का भी सिद्धांत दिया है और जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत दिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में जो संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं वो किसके माध्यम से सुगमता दी जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो जो बच्चे को संज्ञानात्मक क्रियाओं जो उनकी प्रक्रियाएं हैं वो भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, क्योंकि भाषा प्राप्त करने से जो बच्चा है वो अपने मन में उच्च मानसिक कार्यों को क्या करने लगता है, संशोधित करता है। और वाइगोत्स्की जो हैं वो कहते हैं कि भाषा पहले और विचार में है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। पहला, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर जाना, क्या ये जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ स्मरण से यानी रट्टू तोता बनाने से क्रिया आधारित अधिगम की ओर ले जाना, क्या ये सही होगा। थर्ड है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर और फोर्थ है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो देखिए हमको क्या बताया गया है कि बाल केंद्रित की बात हो रही तो क्या बदलाव जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, कंठस्थ कराती है बच्चों को, रट्टू तोता बनाने का काम करती है। तो अगर हम बच्चे को क्रिया आधारित अधिगम कराएंगे
तो वो बाल केंद्रित की ओर क्या करेगा, एक प्रकार से हमको इशारा करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, होवर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। देखिए होवर्ड गार्डनर की बात आ गई है, तो होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बताया था जो बुद्धि है वो असंख्य कारकों से यानी लगभग 8 से 9 कारकों से मिलकर बनी होती है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरा, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक। और चौथा ऑप्शन है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर पर निहित करता है। तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर पर निहित करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय यानी समस्या पर कार्य कर रही है और अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, कारण क्या दिया गया है कि निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, यानी क्या करता है, सुसाधित करता है। और एक मिनट, सॉरी, पहला जो था ये कथन था। कथन क्या है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है, कारण क्या दिया गया है, निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो ये दिए गए हैं। तो देखिए पहला कथन भी हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए उसको क्या कर रही है, प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, निजी वाक्य के संज्ञानात्मक विकास को भी सुसाधित करता है। यानी ए और बी, यानी इसका अभिकथन भी सही होगा और इसका कारण भी सही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। यानी जो रूढ़िबद्धता है या लैंगिक पूर्वाग्रह है उसको समाप्त करना है और उसको लैंगिक समानता की बात करनी है। पहला ऑप्शन क्या है, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो ये लैंगिक भेदभाव को दिखा रहा, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता को ये शो कर रहा है। लेकिन हमको बताना है कि किसमें लैंगिक समानता की बात की जाएगी। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अभ्यास के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। थर्ड ऑप्शन है कि फर्नीचर इधर से उधर रखवाने केवल लड़कों की सहायता लेनी चाहिए। तो ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह को शो कर रहा। और चौथा ऑप्शन है सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। यानी देखिए यहाँ पर सभी जेंडरों की बात हो रही, ना तो लड़के की बात हो रही ना लड़की की बात हो रही, यानी दोनों की बात हो रही। तो इसमें ही लैंगिक समानता को शो किया जा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। किसके लिए प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं? विषय वस्तु का कंठस्थीकरण करने के लिए, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुकरण हेतु, और थर्ड है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, और फोर्थ है किसी समस्या का अपसारी चिंतन करना। तो देखिए ये अगर हम ऑप्शन नंबर पहला देखें इसमें बोला गया है कि विषय वस्तु का कंठस्थीकरण करना, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि विषय वस्तु का कंठस्थीकरण कैसे करेंगे। दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण, अध्यापिका को तो सक्रिय रहना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है
विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, ये सही होगा। और चौथा है समस्या का अपसारी चिंतन करना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, यानी क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? पहला है रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। ऑप्शन बी है मानकीकृत मूल्यांकन पर जोर देती है। ऑप्शन सी है मानक संदर्भित मूल्यांकन पर जोर देती है। या ऑप्शन नंबर डी योगात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि 15 का क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक संरचनावादी कक्षा में, अगर संरचनावादी कक्षा है तो अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। किसके जरियों के निष्कासन पर बल देती है? पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है संलग्नता और चौथा है भेदभाव। तो किस पर बल देती है? भेदभाव पर बल देती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी अलग अलग परिवेश से क्या आ रहे हैं? विद्यार्थी आ रहे हैं। पहला है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। दूसरा ऑप्शन है समावेशी भाषा जैसी कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। सी ऑप्शन है प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। और चौथा ऑप्शन है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो ये तो गलती हो जाएगा। और प्रबल समूह में संबंधित विद्यार्थियों के अलगाव की भावना, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद पहला ऑप्शन क्या? अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 18 है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर दृष्टिबाधित है तो वो चित्र कैसे देख पाएगा? तो पहला तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ये तो सही है, क्योंकि जो लिखित सामग्री है उसको किस में प्रस्तुत कर रहे हैं? मौखिक में। तो ये तो सही होगा, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। क्योंकि अगर वो दृष्टिबाधित है तो उसको मौखिक परिकल्पनाओं के आधार पर अगर समझाया जाएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। सी ऑप्शन विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना, यानी हाथों के इस्तेमाल से क्या बच्चा संकेत को समझ पाएगा? बच्चा तो दृष्टिबाधित है ना। चौथा है दिखाए जा रहे वीडियो को उपशीर्षक देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। दूसरा है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को समय प्रबंध और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। और चौथा है गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर होगा? तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो विद्यार्थियों को समय प्रबंध और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? क्या लिखित विषय सामग्री के बोध में, या शारीरिक गतिविधि के समन्वयन में, या दूसरों की भावनाओं को समझने में, या चित्र बनाने में? तो देखिए, चित्र बनाने में भी इसका यूज़ नहीं होता है। बात किसकी हो रही है? डिसलेक्सिया की। जो डिसलेक्सिया होता है ये लिखित विषय सामग्री के बोध में क्या करेगा? चुनौती पैदा करता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, सेकंड ऑप्शन है मानकीकृत, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित हो, फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारवादी। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो पहला ऑप्शन क्या सही होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर राइट होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन की देखें कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है? पहला है अनुभवात्मक अधिगम, सही है, अनुभव को मौका देना, यानी इसको तो पहला तो सही है। दूसरा है डिजिटल अधिगम, तो इसको भी क्या करती है? बल देती है। थर्ड है वैज्ञानिक अधिगम, इस पर भी बल देती है। और चौथा है करके सीखना, तो यानी ए बी सी डी ये हमारे चारों ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट होंगे। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? पहला है विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देना, यानी विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों को अवसर देना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन को प्रमोट करना। समुन्नत का मतलब होता है प्रमोट करना। और चौथा है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ये तो होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन प्रमोट करके। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करना चाहिए? प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों के किसके इस्तेमाल को डिस्करेज करना चाहिए? पहला है अनुक्रिया समुच्चय को, दूसरा है कलन विधि को, थर्ड है अन्वेषण या खोजबीन विधि को, या फोर्थ है साम्यानुमान विधि को। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको डिस्करेज करना चाहिए, यानी अनुक्रिया समुच्चय इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। सेकंड ऑप्शन है उसकी निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। थर्ड है नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी। या चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर
बालिका ये बोल पा रही है तो इसका मतलब है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, इसीलिए वो इसके बारे में बता पा रही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आदि संज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा आदि संज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है योजना प्लानिंग, तो ये तो इसका भाग है। दूसरा ऑप्शन है पर्यवेक्षण या मॉनिटरिंग करना, ये भी है। थर्ड ऑप्शन है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करना, ये भी है। लेकिन निष्क्रिय अनुकरण इसका भाग नहीं है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौशल का भाग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भावनाओं और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन है अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। थर्ड ऑप्शन है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को प्रमोट करता है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या प्रमोट करना चाहिए? उनमें क्या प्रमोट करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित रहना यानी मोटिवेट रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता या सत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, या असहायता का सीखा हुआ भाव, या चौथा है प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठचर्या, या अधिगम हेतु मूल्यांकन। बताइए निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? तो अगर कठोर पाठ्यक्रम होगा यानी जो हमारी कठोर क्या होगी करिकुलम होगा, ये क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, ना कि लचीली समय सारणी, ना कि संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, और ना ही अधिगम हेतु मूल्यांकन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए, यानी उनके बाहरी वातावरण यानी अनुभवों से क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा। अगला, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है, तो ये तो गलत हो गया। कंठस्थ करने से क्या अधिगम प्रभावशाली होगा? नहीं होगा। यानी हमारा कथन पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो पहला सही और दूसरा गलत, यानी ए सही लेकिन आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।